चलते चलते अगर मैं एक लाइन में आपसे एक सवाल पूछूं सर, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रैपिड फायर, क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 नंबर लाने की तैयारी के साथ है? तैयारी है, लेकिन 76 पाएगी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग, 76 मैं लिख रहा हूं, लिख लीजिए, 76 पाएगी। 76। अगली चर्चा में नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं आदरणीय संजय तिवारी जी का। दर्शकों, संजय तिवारी सर का अगर मैं परिचय कराऊं तो 3 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव, हार्डकोर जर्नलिज्म का अनुभव, लेकिन उसी के साथ स्पिरिचुअल पत्रकारिता में विशेष तौर पर आप विशेषज्ञता रखते हैं। भारत संस्कृत न्यास के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उसी के साथ संस्कृति पर्व पत्रिका के संपादक हैं। राजनीतिक विषयों पर बहुत गंभीर चिंतन आपका रहा है और एक अलग परिप्रेक्ष्य में रहा है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी 2014 यानी ये कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा, जेपी नड्डा की भी भाजपा कह लीजिए, भाजपा अध्यक्ष हैं, वहां से एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है, दिखाई देती है कि जिसने 2014 ऑनवर्ड्स भाजपा को एक पार्टी के तौर पर चुनाव जीतने वाली मशीन के तौर पर कन्वर्ट करके रख दिया है, बना के रख दिया है। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि सीटों के लिए या चुनाव जीतने के लिए विचारधारा से समझौता कर रही है। जरा आज इस नजरिए से पड़ताल करेंगे कि क्या 2014 के बाद की भाजपा जो आज तक चल रही है, 2024 के सामने खड़ी है, एक बार फिर चुनावी मशीन बन के। ये अलग बात है कि एक नए स्वरूप का इंडिया भी जन्मा है, कहां तक जन्मेगा, बंबई जाते जाते क्या होगा। तो बहरहाल भाजपा के इस चाल, चरित्र, चेहरा, ये 3 शब्द भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। एक अलग तरह की पार्टी, यह भी भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं संजय तिवारी सर का। सर नमस्कार। जी, पार्टी विद डिफरेंस, जी, पार्टी विद डिफरेंस, चाल, चरित्र, चेहरा, ये 2 जुमले ऐसे रहे हैं। और जुमला जब मैं यहां कह रहा हूं तो कटाक्ष के रूप में नहीं कह रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कभी जुमला शब्द इस्तेमाल किया था, तो इसलिए जुमला शब्द को मैं कटाक्ष नहीं बल्कि एक गंभीर शब्द मानने लगा हूं जब से अमित शाह जी ने इस जुमले शब्द को कहा। ये 2 जो मैंने अलग अलग कोट्स बताए आपको कि पार्टी विद डिफरेंस और चाल, चरित्र, चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड है। लेकिन 2014 के बाद सबके लिए दरवाजे खुला, जी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की इंक्लूसिव थ्योरी है, नई थ्योरी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या ये विचारधारा से समझौता जैसा कुछ दिखाई देता है? सबसे पहले तो चाल, चरित्र, चेहरा अगर ऐसा अलग रहा है, पार्टी विद डिफरेंट रही है, तो इसमें समझौता एक जो शब्द आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें देखना ये पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कुनबा बनाया एनडीए का, इस पूरे एनडीए में कब कब कहां पार्टी ने समझौता किया। पार्टी ने यदि समझौता किया होता तो पार्टी के जो 3 बड़े मोटिव थे जनसंघ के जमाने से, धारा 370 सबसे बड़ा मोटिव था, इसी कुनबे के साथ मिलकर सरकार चलाते हुए पार्टी ने उखाड़ के फेंक दिया, 370 खत्म हो गया। ट्रिपल तलाक जैसा एक बड़ा इशू समाप्त हो गया। और जो सबसे बड़ा मुद्दा बना था देश में, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अस्तित्व के साथ आई, और उसी के चलते स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार बनी थी, वो भी चली थी, उस समय भी एनडीए था। लेकिन मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक या उसको कहें यूसीसी जो आजकल चल रहा है, पार्टी ने अपने किसी मुद्दे के साथ कोई समझौता किया हो
तब तो हम माने कि समझौता है। बाकी किसी मुद्दे पर तो पार्टी ने कोई समझौता किया नहीं है। पार्टी न तो अपना नेतृत्व बदलती है, वो खुलेआम कहती है कि भाई हमारे नेता ये हैं, आपको आना है आइए, हमारे मुद्दे ये हैं, आपको आना है आइए। पार्टी चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करती है और उसमें अपने मुद्दों को लिखित रूप में जनता के सामने रखती है। तो जहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, यानी मुद्दे छोड़कर, स्वतः के मुद्दे छोड़कर, स्वतः के सिद्धांत छोड़कर समझौते करके 28 दल एक साथ आते हैं या 26 दल एक साथ आते हैं और वो एक इंडिया बनाते हैं, इंक्लूसिव की बात करते हैं, उसमें तो उन्होंने अपने अस्तित्व के साथ समझौता किया है और उसका इतिहास गवाह है। उन्होंने अपने अस्तित्व के साथ समझौता किया कि भाई हम अपना ये छोड़ देंगे, आप आइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी अपने अस्तित्व के साथ कोई समझौता नहीं किया। आज भी जिस तरह से इन्होंने दरवाजे खोले हुए हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, इस समय इनके पास क्षेत्रीय दलों का जो मैंने टोटल आंकड़ा जो आ गया 38 का, 38 का, आप बताइए इसमें पार्टी ने कब कहा कि हम कश्मीर पे अपना राग जो है अलग कर देंगे? पार्टी ने कब कहा कि हम मंदिर पे बात नहीं करेंगे? पार्टी ने कब कहा हम यूसीसी पे बात नहीं करेंगे? पार्टी ने कब कहा कि हम राष्ट्र हित के किसी भी मुद्दे पर, जो हमारे राष्ट्रवादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम किनारे करेंगे तब आपके साथ आएंगे? पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग आए हैं वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वे अपनी शर्तों पर नहीं काम कर सकते। वो भारतीय जनता पार्टी के ही शर्तों के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। उसमें स्वार्थ उनका सिर्फ इतना होगा कि उनके पास एक वोट बैंक है, छोटा हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, कम हो, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं सबके पास एक वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का वोट बैंक जब उनके साथ मिलता है तो उनका अस्तित्व बनता है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ से हटती है तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का है उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस चीज को देख लिया समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन करके। तो इससे स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता है कि यहाँ न मुद्दे से समझौता है, न सिद्धांत से समझौता है, न पार्टी मैनिफेस्टो से समझौता है। तो फिर हम इसको समझौता भी नहीं कहेंगे। जैसे आपके घर में कोई कमरा खाली है और उस कमरे में मैं रह रहा हूं और आप मुझसे किराया नहीं ले रहे हैं, तो मैं घर के मेंबर के रूप में रह रहा हूं ना, मैं किराएदार नहीं हूं। फिर मेरा एक नैतिक दायित्व बनता है कि कभी हम बाजार से लौटे तो सब्जी भी लेते आए, फल भी लेते आए, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मिठाई भी लेते आए। तो यहाँ वो वाली स्थिति है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कमरे में रह रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं और आपको समय से हमको बिजली देना है, पानी देना है, ये करना है। आपके घर की बिजली उड़ गई तो मेरी भी समस्या है, मैं भी उसमें प्रयास करूंगा कि बिजली बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 38 दल जुड़े हैं वो इस रूप में जुड़े, उन्होंने इसको परिवार माना, परिवार मान के वो आए हैं। किसी भी पार्टी के साथ कोई भाजपा ने समझौता किया हो लिखित रूप में, या कोई शर्त रखी हो, या किसी पार्टी ने शर्त रखी और उसे भाजपा ने माना हो, ऐसी कोई खबर अभी तक मेरे ख्याल से बाहर नहीं आई। कोई इस तरह की बात नहीं है। यहां तक कि ओम प्रकाश राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आकर दिल्ली से लौटने के बाद, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारे पास कोई बंदिश नहीं है, हम विचारधारा उनकी है और उसी के साथ हम खड़े हो रहे हैं। अब इतना स्पष्ट सब कुछ है। दूसरी तरफ वो 26 दलों को देख लीजिए, 28 दलों को, उनकी क्या स्थिति बनती है। सीताराम येचुरी जी ने अभी कल बैठक के तत्काल बाद कह दिया कि हम गठबंधन में तो हैं लेकिन टीएमसी के साथ हमारा समझौता बंगाल में नहीं रहेगा। ये क्या बात भाई, क्या आप लोग देश के साथ मजाक कर रहे हैं? आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? इस तरह से कैसे चलता है? इस तरह से कोई राजनीति होती है क्या? आप या तो खुल के साथ आइए या किनारे हो जाइए। आप कह रहे हैं टीएमसी के साथ हमारा समझौता नहीं होगा। ममता जी उस गठबंधन की सबसे बड़ी एक तरह से लीडर है, आधार है एक तरह से। हो सकता है उनको पीएम मटेरियल के रूप में भी लोग प्रस्तुत करें, लेकिन जहां आरंभ ही इस ढंग से हो रहा है कि भाई हम यहां तक तो रहेंगे, इसके बाद नहीं रहेंगे, तो उसको आप देखिए और इसको देखिए, ये क्या होने जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुछ भी है, कल दोनों की बैठक संयोग से थी, दोनों गठबंधनों की बैठक संयोग से थी। एक दक्षिण भारत में हो रही थी, एक भारत की राजधानी में हो रही थी। दोनों में चीजें बहुत स्पष्ट संदेश के साथ आई। भाजपा के साथ जितने दल जुड़े सबने एक नेता माना है, एक सिद्धांत माना है, एक ही मैनिफेस्टो होगा, उसमें कोई समझौते की कहीं बात नहीं।
कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई समझौता किया जाता। जहां दूसरे गठबंधन की बात है वहां देखिए जगह जगह समझौते हैं, कोई किसी की शादी की बात कभी कर रहा है, कोई किसी का फूफा बन रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है। तो इस तरह से राजनीति नहीं होती है ना। देश को आप मजाक बनाए हुए हैं क्या? और देश की जनता क्या समझ नहीं रही है क्या ये क्या हो रहा है? देश किस दिशा में जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन लोग हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इस चीज को तो जनता जानती है और जनता उस हिसाब से अपना निर्णय लेगी। इसमें ठीक कोई बात, मुझे बिल्कुल ठीक बात। और देश का मजाक बना रहे हैं, देश के सामने एक नया इंडिया रख रहे हैं। उस इंडिया में बहुत सारे डॉट्स हैं, क्योंकि लोग जो है नहीं, उसे यहाँ इंडिया बिना यहाँ मैं डॉट्स के देखना भी नहीं चाह रहे। जी, यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। इंडिया शब्द कहाँ से आता है भाई? हम अंग्रेजों की गुलामी से पहले तो इंडिया शब्द नहीं था। इंडिया तो ब्रिटिशर्स ने दिया हुआ है, नाम है। उपनिवेश जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने इंडिया नाम रख दिया इसका। हम भारतवर्ष थे भाई, हम भारतवर्ष ठीक हैं। है, हम अपने को भारतीय कहते हैं। जब पूरे विश्व में चर्चा होती है तो भारतीयता की चर्चा होती है। इंडियन से भारतीयता का कोई अर्थ बनता है क्या? कोई ऐसा बिल्कुल सही बात। तत्व निकल के आता है क्या? बिल्कुल, तो इंडियन हम इंडिया नेशनल में कांग्रेस रहते हैं। जरूर, जी, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस मानिए, जरूर है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में भारत भी है, भारतीयता भी है और जनता भी है, साथ में उनकी जनता पार्टी भी है। मैं एक बार फिर हाँ, भाजपा पे वापस आऊंगा। जी जी मैंने जो आपसे शुरुआती पूछा कि साहब ये जो इंक्लूसिव, तो हालांकि उनके नाम में है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, लेकिन ये जो इंक्लूसिव का एक नया तरीका एनडीए के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तो ये नेताओं को इंपोर्ट करती है। आपने एक बिल्कुल बात सही कहा कि ये अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते, इसलिए कि अपना एजेंडा नहीं छोड़ते। हालांकि अगर 2014 से बहुत पहले अटल बिहारी श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के समय की भाजपा में अगर देखें तो सरकार गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करते हुए अपने 3 बड़े कोर इश्यूज, जिसमें राम मंदिर था, जिसमें धारा 370 था और जिसमें यूसीसी थी, इसको किनारे छोड़ दिया गया था। तो वहां तो एक समझौता समझ में आता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही ध्यान दिलाया कि 2014 के बाद वाली भाजपा ने कभी इस तरीके से समझौता तो नहीं किया। लेकिन अब जरा मुझे ये बताएं सर कि महाराष्ट्र में आपको जरूरत ही नहीं थी एनसीपी को तोड़ने की, क्योंकि आपकी सरकार वहां चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी तोड़ लिया। राजभर जी के रहने, आपने अभी कहा कि राजभर जी ने अपनी स्थिति देख ली, तो वो दरवाजे के बाहर खड़े थे, दरवाजे से अंदर आने के लिए बोल दिया। दारा सिंह चौहान जो बिल्कुल मौका परस्त होकर ऐन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में चले गए थे, आपने उनके लिए भी दरवाजा खोल दिया। अब मैं दरवाजा खोलने को ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी की इंक्लूसिव थ्योरी ये कहती है कि घर में दरवाजा खुला मत रखो, घर में दरवाजा रखो ही मत। क्या भारतीय जनता पार्टी उस काल में आ गई है? देखिए, भारत के पुराने घरों में पहले बहुत बड़ा एक दालान होता था, उसके बाद एक ओसारा होता था, उसके बाद एक दोगहा होता था और दोगहे में मुख्य चौखट लगा होता था, वहां से आंगन में प्रवेश मिलता था। तो जो बड़ा दालान होता था उसमें रोज प्रतिदिन हर दरवाजे पर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 700 लोग आते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे, मिठाई खाते थे, अच्छी बातें होती थी, चले जाते थे। उनमें से छटे हुए कुछ लोग आते थे जो ओसारे में जगह पाते थे। ओसारे में चौकियां पड़ी होती थी, चारपाई पड़ी होती थी, तो चौकी चारपाई पर जगह, जब उस दलान से लोग निकल के कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बच गए, तो जो लोग बच गए उनके सोने खाने रहने की व्यवस्था घर में रहती थी और वो लेकिन ओसारे में सोते थे। ओसारे के बाद दोगहा आता था, द्विघर उसको कहते हैं। वो शब्द द्विघर है, दोगहा कहा जाता है। अब ओसारे से और आंगन तक आने के लिए वो द्विघर से होके आना पड़ता था और तब मुख्य चौखट मिलती थी। हमने दालान मतलब जिस तरह से देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना दालान खुला छोड़ दिया, वैसे ही बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने ओसारा भी बना दिया है, बरामदा। ओसारे में चौकियां भी पड़ी हैं, चारपाई भी पड़ी है, लेकिन दोगहे के बाद अंदर आंगन के दरवाजे में एंट्री बहुत सख्त है, वो इतनी आसान नहीं है।
तो ये जो कुछ दिख रहा है ये दालान और ओसारे तक का है। अंदर तो वो आएगा जो आंगन में बैठ के भोजन करेगा, और आंगन में बैठ के भोजन घर वाले की शर्तों पे करनी पड़ती है। घर वाले जिसको पसंद करेंगे, क्योंकि उस भोजन कराने में घर की गृहिणियां होती हैं, घर के निजी नौकर होते हैं, घर के निजी लोग होते हैं, रसोई बगल में होता है, वहां से भोजन निकल के आता है। तो एक होता है कि भोजन आपको दलान में बिठा के करा दिया गया, एक होता है ओसारे में करा दिया गया, लेकिन आंगन में जब वो भोजन होता है तो आंगन का भोजन एक साथ बैठ के अगर 38 लोग कर रहे हैं तो ये आंगन में आए हुए लोग हैं, ये आंगन वाला सम्मान पाएंगे। और ये सम्मान जो एक बार पा जाता है वो उस घर का रिश्तेदार हो जाता है सर, उस घर से उसके व्यवहार बन जाते हैं सर, वो घर के हर उत्सव में, मरने जीने सब में वो शामिल होता है। तो कुनबा इसको कहते हैं। कुनबा उसको नहीं कहते हैं कि दरवाजे पर लोग आए, तमाशा देखे और चले गए। कुनबा इसको कहते हैं कि आंगन में आओ ना यार, बैठो ना, चट्टी बिछाते हैं बढ़िया, इस पे भोजन करो साथ में, घर का बना हुआ, और जो घर में बना है वही खाना है, इटली से नहीं आएगा। ये होता है, भाजपा ने वो कुनबा सजाया है। अटल जी के समय में देखिए मजबूरियां थी, विवशताएं थी, विश्व की राजनीति अलग थी, भारत की राजनीति अलग थी, और गठबंधन की राजनीति उस समय पूरे विश्व में शुरू हो रही थी, कंप्लीट नहीं हुई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के बाद भारत ने गठबंधन की राजनीति को एक आकार दिया, एक मैसेज पूरी दुनिया को दिया है। विश्व के ढेर सारे देशों में गठबंधन की सरकारें चलती हैं, लेकिन जो एनडीए ने अपना कुनबा बनाया है, इस एनडीए के कुनबे से समझ लेने की और सीख लेने की जरूरत है। ये वो भाजपा नहीं है कि पार्लियामेंट में एक वोट के लिए अपनी सरकार खो देगी, ये वो भाजपा नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स का बड़ा महत्व है, तो यहां एक एक नंबर पर नजर है, और यहां 24 घंटे नजर है। 24 घंटे एकदम, मतलब कहीं उसमें सातों दिन 24 घंटे ये प्रक्रिया चलती है भाजपा की। यहाँ चुनाव जब तिथि आती है तब भाजपा चुनाव नहीं लड़ती है, भाजपा पूरे समय चुनाव लड़ती रहती है, प्रति क्षण चुनाव लड़ती रहती है, चुनाव का काम उसका होता रहता है। अब ये अलग बात है कि भाजपा ने उसको अपने ढंग से विकसित किया है, वो तंत्र विकसित किया है। उनके पास एक एक जगह, एक एक बूथ, एक एक व्यक्ति की जानकारी में कहूं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उन्हें अभी हमारे बारे में जानना हो कि मैं किस विचारधारा से हूं और क्या करने जा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को 24 घंटे से कम समय लगेगा, उनके शिखर तक हमारे बारे में जानकारी पहुंच जाएगी। तो ये तंत्र विकसित करना, देखिए सब लोग भारत में रहते हैं, किसी ने किसी को रोका नहीं है, आप भी ये कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में विपक्षी दलों का बहुत महत्व होता है, थोड़ा महत्व नहीं होता है। दुख इस बात का है कि विपक्ष भारत की इस गंभीर डेमोक्रेसी को, गंभीर इस प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बहुत अगंभीर तरीके से ले रहा है। वो केवल सत्ता हासिल करने के लिए एक लक्ष्य बनाता है जो जनता सीधे जान जाती है कि इनको चुनाव जीतने के लिए करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं यहाँ उदाहरण आपको दे दूं, भारत में लगभग 55-60 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में रही है, और इसे दुनिया का सबसे सशक्त विपक्ष कहा जाता था। विश्व का कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष या कोई ऐसा डेलीगेशन जो भारत आता था, वो बिना भाजपा से मिले नहीं जाता था। विपक्ष की भूमिका होती है राष्ट्र निर्माण में, पक्ष से भी बड़ी भूमिका विपक्ष की होती है। पक्ष हो सकता है सत्ता में है, कहीं उससे कुछ स्लिपिंग हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, रुकेगा कौन, बताएगा कौन? पार्लियामेंट की पंचायत किस लिए बनी है? इसीलिए बनी है ना कि कहीं कुछ देश में गड़बड़ हो रहा है तो उस पर आवाज उठ आएगी पार्लियामेंट से। एक एक पार्लियामेंटेरियन अपने क्षेत्र के एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता है या रखना चाहिए, एक एक गांव के बारे में जो उसको जानकारी होनी चाहिए, जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। इसीलिए 525 की संख्या जोड़ के और दे दी गई कि पार्लियामेंट में आप 525 हमारे पंच हैं। आप उस भूमिका को नहीं निभा रहे हैं, ये आपकी गलती है। आपको हर बार वोट मांगने के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है, ये आपकी गलती है। आपको अपना मूल्यांकन करना होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना मूल्यांकन करती है, कर रही है। ठीक बात। उसको लगता है कि हमें यहाँ ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है, उनका साथ चाहिए, वो उनसे बात करती है, संवाद नहीं तोड़ती है। राजभर जी ने विधानसभा चुनाव में जो टिप्पणियां योगी जी, मोदी जी को लेके की थी, यदि उसको दिल पे लेके बात चले तो आज कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे से।
लेकिन वही योगी जी ने बुलाया राजभर जी को, बिठाया, चाय पिलाया, भोजन कराया। राजभर जी खुद कह रहे थे कि बाबा ने तो हमको 20 बार बुलाया है और तब जाके मैं अमित शाह जी के पास पहुंचा हूं। तो आप सोचिए, मैं राजभर की भी इस स्वीकारोक्ति को बड़ा सम्मान देता हूं कि वो इस ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। और जो जुमला शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव में जो मैंने बोला वो जुमले थे, चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। ठीक है, चुनाव में जुमले बोले गए, लेकिन इस समय जो हो रहा है वो बहुत गंभीर हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश का अगर संदर्भ देखें, यहाँ 3 दल ऐसे हैं जो बिल्कुल व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत उनको हम कह सकते हैं। एक अनुप्रिया जी का दल है, अपना दल, वो उसमें भी 2 फांक हो गया है, एक सपा के साथ चला गया, एक भाजपा के साथ शुरू से। दूसरा एक संजय निषाद को देख लीजिए, उन्होंने भी अपना एक छोटा सा दल बनाया, अपने जाति आधार पर बनाया, जाति समीकरणों के आधार पर बनाया, और ओम प्रकाश राजभर। ये तीनों जिस ढंग से एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं, इसमें एनडीए ने कौन सी शर्त अपनी इनके सामने रखी या इन्होंने कौन सी अपनी शर्त मनवा ली? एनडीए में ये अपनी सहमति से गए हैं, इनको लगता है कि हम एनडीए के साथ रहेंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा। आज ये देखिए कि राष्ट्रीय फलक पर ये तीनों नाम आ गए ना। ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल में अपनी राजनीति करते, संजय निषाद पूर्वांचल में करते, कौन जानता इनको? बहुत होता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तक इनकी एक रेस रहती तो पहुंचने की। आज ये देश के सर्वोच्च सत्ता से मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इन लोगों के लिए है। ये उपलब्धि भाजपा की नहीं है, ये छोटे दलों की उपलब्धि है कि वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होकर अपनी साख बना रहे हैं। जिस दिन वो खराब करेंगे उनका नुकसान होगा, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। तो ये बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि भाजपा ने 2014 के बाद जो अपने को बदला है, जो अपने को तैयार किया है, उसमें उसका बड़ा स्पष्ट संदेश है कि शर्तें हमारी हैं, सिद्धांत हमारे हैं, नीतियां हमारी हैं, आपको इनसे जुड़ना है तो आप जुड़ जाइए। बिल्कुल। और यहाँ जब आपने वो उसारा और आंगन वाली जो बात कही, तो वहां पर ये बात समझ में आती है कि किस प्रकार से शिवपाल सिंह यादव, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वो उसारा भी नहीं, वो तो भाजपा के दुआरा पर बहुत दिनों से खड़े हैं। अच्छा, जब आपने ये बात कही कि इंक्लूसिव थ्योरी में इन सबके पास, चाहे वो ओम प्रकाश, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर की आपने बात की, संजय निषाद की बात की आपने, अपना दल की बात की, तो ये जाति आधारित एक वोट बैंक है और उनकी वो पार्टियां हैं। लेकिन उसी के साथ महत्वपूर्ण ये भी बात है कि ये तीनों हिंदू जाति आधारित पार्टियां हैं। तो ऐसे में इनको लिए दरवाजा खोले रखना और इनको वेलकम करना और इनको अपना हिस्सा बना लेना, भारतीय जनता पार्टी की वो जो हिंदू एकीकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये उस तरफ भी कुछ जाता है? जी बिल्कुल जाता है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। ये बिल्कुल जाता है कि हमारे साथ अगर समाज हमारा जातियों में बटा है तो हम समाज को जोड़ेंगे कैसे? जब जातियां हमसे जुड़ेंगी तो हर एक जाति हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उस जाति को उसका आदर, उसका सम्मान हमको देना पड़ेगा। अभी आपने शिवपाल जी का नाम लिया ना, क्यों शिवपाल जी का नाम आता है कि यादव एक बहुत बड़ी बिरादरी है, बड़ा वर्ग है, समाजवादी पार्टी का एक तरह से वो बेस बैंक है, वोट बैंक है। लेकिन आप देखिए भाजपा शिवपाल जी को रखे हुए थी दलान पे, उन्होंने अपने वो सारे में बिठा लिया कल सुखराम सिंह यादव को। योगी आदित्यनाथ जी के साथ सुखराम सिंह यादव जी की मुलाकात की तस्वीरें कल वायरल हुई। सुखराम सिंह जी अभी सपा में ही हैं, उनके बेटे मोहित यादव भाजपा में जरूर हैं, लेकिन सुखराम सिंह यादव सपा की बड़ी हैसियत, और सुखराम सिंह यादव का वो परिवार है मेहरबान सिंह पुरवा कानपुर का, जहां से चौधरी चरण सिंह से यादव राजनीति जो शुरू हुई वो मुलायम सिंह को शिफ्ट की गई और मुलायम सिंह से अखिलेश यादव को शिफ्ट की गई। सुखराम सिंह यादव उस भूमिका में थे। कल योगी आदित्यनाथ से जिस तरह वो मिले हैं और जिस तरह उनका वेलकम किया गया है, सपरिवार, ऐसा भी नहीं कि अकेले नेता गया हो, अपनी पत्नी के साथ गए, अपने बच्चे के साथ गए, सबके साथ गए, योगी जी से मिल के आए। ये सामान्य घटना लगती है आपको? ये ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के एनडीए में शामिल होने वाली घटना से बड़ी घटना है, क्योंकि सुखराम सिंह जी अगर आ जाते हैं तो सुखराम सिंह जी को तो एक तरह से बरामदे की चारपाई मिल गई है, शिवपाल जी को नहीं मिली कभी। वो
आए और दलान से टहल के चले गए। सुखराम जी को कल चारपाई दी गई, ये हो ठीक सकता बात, है कल आंगन में बैठ के भोजन करें। तो ठीक भाजपा बात। की नजर बड़ी अलग ढंग की है, वो अलग ढंग से उनकी सोच है। और मैं तो कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी राजनीतिक दृष्टि से जो सोचते हैं, जब सबकी सोच जहां समाप्त हो जाती है शायद वहां से उनकी सोच शुरू होती है। इन दोनों लोगों को डिकोड करना बहुत कठिन है। ठीक है सर, आपने कहा कि वाकई जिस नेतृत्व ने और जिस जोड़ी ने भाजपा को चुनावी जिताऊ मशीन बना दिया है, तो उनको डिकोड करना तो वाकई मुश्किल है। और दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डिकोड करने का प्रयास कर रही है। कहीं डिकोड होते हैं, कहीं खुद ही कोड बता के डिकोड होते हैं, बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा, अब हम अगर फिर उत्तर प्रदेश पे आवे, और 2024 चूंकि सामने है और चुनावी जो गतिविधियां वो बड़ी तेज हैं, तो एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर हम बात कर लें, जब भाजपा की इंक्लूसिव थ्योरी पे ही हम बात कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी गए तो थे बैंगलोर, लेकिन जिस तरीके से बैंगलोर में शुरुआती में ही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार वो बैरंग चले आए पटना, बैंगलोर में चुप रहे, बैंगलोर की चुप्पी पटना तक नहीं टूटी। तो जयंत चौधरी गए बैंगलोर, क्या जयंत चौधरी की भी कोई संभावना आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस इंक्लूसिव थ्योरी में, अगर मैं उसके उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला की बात करूं? देखिए, जब आप ये चर्चा कर रहे हैं और जैन जी की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको कल ही की दिल्ली की वो एक छोटी सी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। चिराग पासवान, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह उनके गाल थपथपाए, गले लगाया, उतनी भीड़ में चिराग के चाचा भी थे वहां। और ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भाई चाचा ज्यादा प्रभावी हैं, चिराग को कम महत्व देते हैं वो, और चाचा बिहार के लिए ज्यादा महत्व। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गाल थपथपा के और गले लगा के, जिस तरह बबुआ का एकदम अपने घर के बच्चों का अभिवादन किया जाता है, प्यार दिया जाता है, चिराग जीवन में भूल पाएंगे इस चीज को? और वो तस्वीर क्या बिहार में नहीं बच्चे देखेंगे? जयंत चौधरी बेंगलोर गए जरूर थे, लेकिन बेंगलोर में उनको मिला क्या? ये जयंत चौधरी के मन में मंथन चल रहा होगा। जयंत जी का परिवार लगातार मंथन के दौर में, और उनको अपनी विरासत बचानी है। मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर पता है कि जयंत चौधरी की विरासत जहां हो वो हैं इस समय, वहां नहीं बचने वाली। उनको आना तो इसी ओसारे में पड़ेगा। हालांकि दलान में उनकी टहलकदमी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन आना इस बरामदे में है, और बरामदे के बाद उनको भी अच्छा लगेगा आंगन में भोजन करना। समय लगेगा, हो सकता है न भी हो, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो मुझे परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह समझ में आ रहा है कि जयंत चौधरी जैसे लोग, आप इसको इस रूप में देखिए ना, माधवराव सिंधिया जी का परिवार है, ज्योतिरादित्य जी से ज्यादा कांग्रेस के लिए हितैषी और हितकर कोई नहीं रहा होगा। ठीक बात। आज ज्योतिरादित्य जी को जो सम्मान भाजपा दे रही है, वो कह सकते हैं क्या कि हमारे सम्मान में कोई कमी आई? ठीक बात। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, आरपीएन सिंह जी हैं, आरपीएन सिंह जी, ज्योतिरादित्य जी, राहुल गांधी जी, ये एक तिकड़ी कही जाती थी, सचिन पायलट जी। इस तिकड़ी चौकड़ी में से दो लोग भाजपा के आंगन में हैं, वो भाजपा के साथ सब कुछ शेयर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, परिवार बदल गया है उनका। तो जो लोग आए हैं बाहर से, ये एक आरोप भाजपा पे लगता है कि बाहर से आने वालों को बहुत सम्मान आप दे देते हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो दे देते हैं। भाई, बाहर से यहाँ कोई नहीं, सब भारतीय हैं, सब आदमी भारत का। कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कुछ दूसरे दलों के कार्यकर्ता रहे हैं तो भारतीय ही ना। तो उनको राजनीति अगर भारत की करनी है और भाजपा के साथ वो खड़े हो रहे हैं, तो हम उनको बाहर का क्यों कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं कहना बनता है, इसलिए कि बीजेपी के तो नाम में है। आपने कहा वो भारतीय हैं तो भारतीय, वो कहते हैं भारत के लोग हैं, यानी भारत की जनता है। अब पार्टी में आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, तो ये बिल्कुल इंक्लूसिव थ्योरी समझ में आती है। तो सर, ऐसा आपकी बातचीत से, जिस गंभीर विश्लेषण के साथ आपने ये पूरा उत्तर प्रदेश का खाका खींचा है, और देखिए उत्तर प्रदेश
24 करोड़ 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश ही नहीं, 80 सांसद देने वाला प्रदेश है। और यहां जो संख्या तय हो जाती है वो संख्या ये निर्धारित करती है कि दिल्ली की संसद में राज किसका होगा। तो ऐसा चलते चलते अगर मैं एक लाइन में आपसे एक सवाल पूछूं सर, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रैपिड फायर, क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 नंबर लाने की तैयारी के साथ है? तैयारी है, लेकिन 76 पाएगी। बहुत बड़ी ब्रेकिंग, 76 मैं लिख रहा हूं, लिख लीजिए, 76 पाएगी। 76। अगली चर्चा में हम ये आपसे जरूर बात करेंगे कि चार वो कौन सी महान सीटें होंगी उत्तर प्रदेश में। जब आप 80 में 76 दे रहे हैं तो वो चार और कौन सी सीट होगी, उस पर एक एक सीट पर 10-10 12-12 मिनट हम बड़ी गहनता से बात करेंगे। और ये आपने प्रारब्ध के मंच पर प्रारब्ध के दर्शकों के साथ अपने इतने बड़े राजनीतिक पत्रकारिता, आपका एक बहुत बड़ा अनुभव आपके साथ है और आपने फील्ड स्तर की पत्रकारिता की है, चुनाव दर चुनाव आपने कवर किया है, राजनीतिक तापमान के आप विशेषज्ञ हैं। और अगर आप 76 दे रहे हैं 2024 में 80 में से उत्तर प्रदेश को, तो वो चार सीटें कौन सी हैं सर, उसके बारे में जानना विस्तार से अगली वार्ता में जरूर आपके साथ प्रारब्ध के दर्शकों तक वो बात पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ दर्शकों, आज कि ये वार्ता कैसी रही, सबसे पहले आइए संजय तिवारी सर को इस चर्चा में समय देने के लिए धन्यवाद करें। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं।